दोस्तों, ये स्वीटी और रितेश वाली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है। इस कहानी के पहले भाग को सुनने के लिए आपको इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जो कि मैंने पिन कर रखा है। यानी कि पिन कमेंट में आप लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये दूसरा और आखिरी भाग शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी के साथ मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो चुकी थी। आखिरकार आज मैं अपनी मोहब्बत से मिलने वाली थी। अब हमारे बीच कोई रिवाज नहीं आएंगे। मैं और प्रेम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। 5वीं घंटी पर आखिरकार फ़ोन उठा लिया गया था और मैंने झट से कहा, प्रेम, मैं स्वीटी बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए अपना घर सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूँ। मुझे लेने आ जाओ प्लीज़, वरना मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने उसकी बात सुने बिना ही झट से उसे सब कुछ बता दिया था, मगर अगली बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे लगा मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दाव हार बैठी हूँ। जिस प्रेम के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया था, अपने रिवाजों से टकराई थी और अपनी जान और रितेश की जान को इस कदर खतरे में डाला था, वो प्रेम अब मेरा नहीं रहा था, बल्कि किसी और का हो चुका था। फ़ोन मेरे हाथों में कांप रहा था और अचानक से मेरी गोद में गिर गया। रितेश मेरा चेहरा देखकर चिंतित था। कुछ देर तक मैं यूं ही स्थिर बैठी रही। फिर उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहने लगा, स्वीटी, सपने से बाहर आ जाओ। ऐसा भी क्या था फ़ोन के अंदर कि तुम्हारे सिर के अंदर बम फट रहे हैं? अरे मुझे भी तो बताओ, तुम्हारा प्रेमी खुद तुम्हें लेने आएगा या मुझे तुम्हें छोड़ना होगा? और मैंने अचानक रितेश की तरफ देखा और कहा, नहीं, वो दरअसल मैं उसके घर का पता जानती हूँ। तुम प्लीज़ गाड़ी चलाओ, मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने खुद को सामान्य रखते हुए रितेश को कहा। फ़ोन पर मैंने जो भी बात सुनी थी उसका जिक्र मैंने रितेश से नहीं किया। मैं पहले खुद जाकर जानना चाहती थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया। उसने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, मुझे इतनी ताकत दी थी कि मैं सबसे लड़कर उस तक पहुँचने वाली थी। रितेश कहने लगा, कोई तो बात हुई है, क्या उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? उसकी जबान जलती पर तेल का काम कर रही थी। मैंने कहा, अपनी जबान को लगाम दो और जो कहा है वही करो। उसके बाद तुम चले जाना, बस मुझे उसके घर तक छोड़ दो। उसके बाद ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। मैंने इतने ठोस लहजे में कहा कि वो अचानक चुप हो गया और बिना कुछ बोले शांतिपूर्वक ड्राइविंग करने लगा। लगभग 1 घंटे की दूरी पर गाड़ी फ्लैट के सामने रुकी। मैं प्रेम के घर का पता जानती थी, क्योंकि कॉलेज से एक दिन आधी छुट्टी पर वो मुझे अपना घर दिखाने ले गया था। पूरे रास्ते मैंने चुप्पी साधे रखी थी। रितेश बार बार मेरा चेहरा देखता, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता और फिर चुप हो जाता। उसे भी भनक लग गई थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है कि मैं यूं खामोश हो गई हूँ। मेरी सारी उत्तेजना गायब हो चुकी थी। जब गाड़ी रुकी तो मैंने रितेश की तरफ देखा और उसे कहा कि अब तुम वापस जा सकते हो और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बहुत बड़ा फेवर दिया है। अगर ज़िंदगी में कभी भी मुझसे कुछ चाहिए तो बिना झिझक मांग लेना, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। रितेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है, क्योंकि जिस प्रेम के लिए तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, यकीनन वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, है ना? उसने जैसे मुझसे दिलासा मांगा था या खुद को दिलासा देने के लिए ये शब्द कहे थे। मैं कड़वाहट से मुस्कुरा दी थी और कहा, हाँ, जाहिर है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ, तुम वापस चले जाओ। ये कहते ही मैं गाड़ी से उतरी। मेरी चाल में साफ लड़खड़ाहट थी, मगर मैंने रितेश के सामने अपना भेद नहीं खोला था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसकी नज़रों में शर्मिंदा हो जाऊं। मैं जानती थी कि अब मेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर मैं वापस घर चली भी जाती तो मेरा भाई मुझे मार डालता। एक पल भी नहीं लगाता सोचने में, कम से कम घर से दूर रहकर मैं जिंदा तो थी। मैंने डोरबेल पर हाथ रख दिया। रितेश अभी तक खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने पलटकर उसे देखा और वापस जाने का इशारा किया तो उसने गाड़ी वापस मोड़ ली। मैं चाहती थी वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। उसके सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जब वो चला गया तो मेरा चेहरा गुस्से और जलाल से लाल हो गया था। मेरी आंखों में अंगारे फूट रहे थे, क्योंकि फ़ोन पर प्रेम नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका थी। जब मैंने झट से प्रेम से कहा था कि मैं उसके घर के लिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, तो सामने से कोई लड़की बोली थी और कहने लगी कि वो प्रेम की बीवी है
और वो और प्रेम शादी कर चुके हैं। खबरदार जो आइंदा इस नंबर पर कॉल की। तो ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया था और तब से मैं सदमे में थी। भला इतनी जल्दी प्रेम शादी कैसे कर सकता था? उसकी तो मेरे अलावा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और ना ही घर वालों की तरफ से कोई मजबूरी। वो मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। मैंने सारे रास्ते खुद को यही यकीन दिलाया था। अब डोरबेल पर हाथ रखा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरा यकीन डगमगा रहा था, मगर मुझे प्रेम का सामना करना ही था। उससे पूछना था कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? अगर ये कोई मजाक है तो मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अचानक ही दरवाज़ा खुला। एक मॉडर्न सी लड़की बाहर निकली। उसने नाइट ड्रेस पहन रखा था। उसका हुलिया ऐसा था जैसे वो अभी अभी उठकर बिस्तर से आई है। नाइट ड्रेस पर सलवटें थीं और बाल भी उलझे थे और वो माथे पर बल डालकर मुझे घूर रही थी। कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कहा, मैं स्वीटी हूँ और मैं प्रेम से मिलने आई हूँ। हटो मेरे रास्ते से, मैंने आकड़ से कहा और उसे कंधे से पकड़कर पीछे धकेला। वो बेहद दुबली पतली सी लड़की थी। एकदम से लड़खड़ा गई और गिरते गिरते बची, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं इस कदर गुस्से में थी कि जो भी सामने आता मैं उसे भून कर रख देती। मैंने फ्लैट के अंदर जाते ही प्रेम को आवाज़ें देना शुरू कर दी। वो लड़की मेरे पीछे दौड़ने लगी थी। कहने लगी, तुम्हें कोई तमीज़ है या नहीं जो किसी के भी फ्लैट में घुसी जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। वो मुझ पर चिल्ला रही थी, लेकिन मैं उस पर चिल्लाकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मिलना था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? शायद ये कोई मजाक है, लेकिन ये लड़की इस फ्लैट में क्या कर रही थी? सामने के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे में दाखिल हो गई और सामने का दृश्य देखकर तो मेरी आत्मा ही कांप उठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरी ही लाश पड़ी हो, क्योंकि मेरी मोहब्बत का कत्ल हो चुका था। मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ चुकी थीं। सामने बिस्तर पर प्रेम अधमरा सा पड़ा सो रहा था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो कंबल से आधा ढका हुआ गहरी नींद में मस्त था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने मेरी मोहब्बत को कुचल कर रख दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। मैंने अपनी सारी नैया इस शख्स के लिए जला दी थी जो शायद प्यार करने के काबिल ही नहीं था। अचानक मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन मैंने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। मैं इस शख्स के लिए एक भी आंसू बहाना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि मैं उस पर टूट पड़ती, अचानक वो लड़की कमरे में दाखिल हुई और मुझे जोर से कमर से पकड़कर अपने सामने किया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो इतनी जोर से चिल्लाई कि प्रेम की आंख खुल गई थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठा और जल्दी से कंबल को अपनी छाती तक खींच लिया। मैं उसे भीतर तक उतरती निगाहों से घूर रही थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अपने सामने मौत का फरिश्ता देख रहा हो। वो लड़की फिर से हमारे बीच में आकर खड़ी हो गई और मैंने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और करहाने लगी। अब मैं प्रेम की ओर बढ़ रही थी। मैंने कहा, प्रेम, ये सब क्या है? क्या तुम्हें मैंने फ़ोन पर नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? मैंने अपने सीने पर हाथ रखा ताकि वो जान सके कि मैं कौन हूँ, जिसे शायद वो भूल चुका है। प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मैं अपने भाइयों से भागकर उसके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा, प्रेम, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। अचानक मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। शायद मेरी मोहब्बत मेरे दिल की दीवारों से सिर पटक पटक कर रो रही थी। प्रेम कहने लगा, स्वीटी, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, बल्कि मुझे ये बताओ कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मैं एकदम से फुफकारती हुई बोली। अचानक वो लड़की उठी और फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं प्रेम की पत्नी हूँ। हम दोनों ने कल रात ही शादी की है। यकीन नहीं आता तो प्रेम से पूछ लो। और प्रेम ने अपना सिर पकड़ लिया था और अपनी उंगलियों से अपने बालों को सुलझाने लगा जो उसकी ज़िंदगी की तरह उलझ चुके थे। मैं अब भी अविश्वास से प्रेम को देख रही थी। मैं उसके मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे किसी और से शादी करनी थी तो मुझसे प्यार के वादे क्यों किए? लेकिन वो लड़की मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकालने लगी। कहने लगी, जाओ यहाँ से, निकल जाओ और हमें परेशान मत करो। उसके धक्के की वजह से मेरा सिर अचानक दीवार से टकराया और मुझे जोर का चक्कर आया। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती, प्रेम ने जल्दी से उठकर मुझे थाम लिया। कहने लगा, स्वीटी, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो जैसे होश खो बैठा था।
कहने लगा, रागिनी तुम पीछे हटो, मैं इस स्थिति को खुद ही संभाल लूंगा। और रागिनी उसे घूरने लगी, कहने लगी, इसे बता दो कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो, तुम सिर्फ मेरे हो। उस लड़की की बातें सुनकर मैं और भी तैश में आ गई और मैंने प्रेम को जोर से पीछे धक्का दिया। मैंने कहा, दूर रहो मुझसे, मैं मरी नहीं हूँ, जरा सा खून ही निकला है। और वैसे भी किसी के धोखा देने से कोई मर तो नहीं जाता ना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी तो तुम पूरी तरह गलत हो। ये सच है कि मैंने अपनी सारी कश्तियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जला दी हैं, उस शख्स के लिए जिसे प्यार शब्द का भी ठीक से मतलब नहीं पता। मैंने उस पर अपनी सारी मोहब्बत लुटा दी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात का जवाब चाहती हूँ कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया कि मैं अपने घर वालों को छोड़ने पर राजी हो गई। तुम्हें नहीं पता कि मैं अपनी बारात वाली रात अपने घर से निकली हूँ और किस तरह से मैं तुम्हारे पास पहुँची हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाती तो शायद बेकार ही जाती, क्योंकि तुम तो इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे लिए मरा जाए। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। और वो जैसे बिल्कुल लाजवाब हो गया, कहने लगा, स्वीटी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम अपने परिवार से बगावत कर लोगी, क्योंकि जब से मुझे तुम्हारे भाइयों के बारे में पता चला है मैं उनसे डर गया था। और तुम भी तो जिद पर अड़ी थी कि भाग चलते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्जी से, ना कि उनसे बगावत करके, क्योंकि वे तो किसी भी समय हमें ढूंढ कर मार देते। वे तो पूरे के पूरे दरिंदे हैं। मैं ऐसे परिवार के सामने भला कैसे खड़ा हो सकता था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, वे मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी रागिनी से करवा दी। रागिनी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में और मुश्किलें पैदा मत करो। तुम वापस अपने घर चली जाओ, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो वे मुझे जान से मार डालेंगे। वो एक डरा हुआ चूहा लग रहा था। मुझे उस पर अफसोस हुआ। मैंने उसके मुंह पर जोर से एक तमाचा मारा और कहा, तुम जैसे लड़कों को प्यार करने का कोई हक नहीं होता जो किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने महबूब का साथ छोड़ दें। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर मैं वापस गई तो वे मुझे मार डालेंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि मैं मर तो पहले ही चुकी हूँ। तुमने मुझे मार डाला है, अब मैं किसी पर भी भरोसा करने के काबिल नहीं रही। ये कहने के साथ ही मैं उस फ्लैट से बाहर निकल आई। वो मुझे पीछे से पुकारता हुआ बाहर निकला, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी जिसने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। फ्लैट से बाहर निकली तो रितेश की गाड़ी कहीं नहीं थी और मैं जानती थी कि मैंने खुद उसे जाने का कहकर भेजा था। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मैं उजड़ी हुई हालत में सड़क पर चलती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, क्योंकि इस जिंदगी ने हर तरफ से मुझ पर खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही प्लान था और मैं उसे अंजाम देना चाहती थी ताकि इन सारी मुश्किलों से छुटकारा पा सकूं। मेरा दिल पूरी तरह से टूटा हुआ था। मेरे विश्वास की धज्जियां बिखर चुकी थीं और एक टूटे फूटे इंसान के लिए भला जीना कैसे मुमकिन हो सकता है। यही सोचकर मैं एक पुल पर खड़ी हो गई। नीचे गहरी नदी बह रही थी और मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने फरार का बस एक यही रास्ता सोचा था। इससे पहले कि मैं नहर में छलांग लगाती, किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींचा। मैं उसकी बाहों में समा गई और इस कदर हड़बड़ा गई कि उसका चेहरा भी नहीं देख सकी। उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैं सकते में रह गई, क्योंकि वो तो रितेश ही था, आखिरी इंसान जिससे मैं इस हालत में मिलने की उम्मीद भी नहीं करती थी। वो मुझे अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। मैं बिल्कुल सांस रोके थर थर काँप रही थी। अगर उसने मुझे न पकड़ा होता तो मैं अब तक शायद मर चुकी होती। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया, मेरा इस जिंदगी पर कोई हक नहीं है। उसने कहा, लड़की इतना भावुक होकर मत सोचा करो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, किसी एक शख्स की बेवफाई तुम्हें जीने का हक नहीं छीन सकती। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर तुम्हें धोखा दे तो तुम मुस्कुराकर कहो कि तुम्हारे धोखे से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे काबिल नहीं हो। मगर शायद तुम में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम इतनी बहादुर हो कि अपनी मोहब्बत के लिए जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा रिस्क लिया और घर वालों को छोड़ कर आ गई।
मगर इतनी ही कमज़ोर हो कि उसकी जरा सी बेवफाई सह न सकी और मौत को गले लगाने चली हो। उसने जैसे अफसोस से सिर हिलाया। मैंने कहा, तो और क्या करूं? प्रेम ही मेरे जीने की उम्मीद था, मेरी खुशियों की गारंटी, और उसी ने मुझे धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं? मैं भी जैसे फट पड़ी थी। हालांकि मैं रितेश के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर उस वक्त कोई भी होता तो मैं ऐसा ही करती। उसने कहा, अगर एक इंसान ने धोखा दिया है तो किसी दूसरे पर ट्राई मार लो। वो जैसे मेरी बात मजाक में उड़ा रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, मेरी मोहब्बत का तमाशा बना रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं कोई टपोरी टाइप की लड़की हूँ? और वो एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। कहने लगा, वो तो मुझे नहीं पता, मगर तुम बहुत ही दिलचस्प लड़की हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर्स करोगी। आई लाइक इट। उसने जैसे मुझे सराहा था। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं घर नहीं जा सकती। कहने लगा, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें घर ले जाना मेरी भी जान को खतरे में डाल देगा, इसीलिए मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हारी तरह जान से हाथ धो बैठूं। इतनी कीमती ज़िंदगी है, मैं तो मज़े से जीऊँगा, हजारों साल जीऊँगा। वो पूरी स्पीड में गाड़ी चला रहा था और बोले जा रहा था। मैंने कहा, तो फिर मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहने लगा, यहाँ मुंबई में मेरा एक फ्लैट है जिसे मैं बेचने का इरादा रखता हूँ, मगर बेचने से पहले तुम वहाँ रह सकती हो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लंदन चला जाऊँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने कहा, इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मुझे मरने दो, मैंने जी कर भी क्या करना है? कहने लगा, कुछ दिन मेरे फ्लैट में तन्हाई के आलम में अपने बारे में सोचो, जीने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। शायद मरने का प्लान कैंसिल हो जाए तुम्हारा, इसके बाद भी तुम्हारा फैसला ना बदले तो मैं तुम्हें खुद उस पुल पर जाकर छोड़ आऊँगा, तुम शौक से कूद जाना। गाड़ी एक छोटे से फ्लैट के सामने रुकी। रितेश ने मुझे गाड़ी से उतरने को कहा और खुद फ्लैट में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दी। मैं अब सिर्फ एक कठपुतली की तरह उसकी हर बात मान रही थी, उसके इशारों पर चल रही थी, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। फ्लैट काफ़ी खूबसूरत था। कहने लगा, अगले महीने मैं लंदन चला जाऊँगा, तब तक तुम यहाँ रह लो और अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें जीना है या मरना है। जो भी फैसला हो मुझे बता देना। वो बहुत ही नॉर्मल लहजे में बातचीत कर रहा था, जैसे उसे मेरे दिल टूटने का कोई गम ना था। हालांकि हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने तो मुरब्बत में भी मुझसे कुछ नहीं कहा था कि स्वीटी कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दिल टूट कर जुड़ भी सकते हैं। मगर वो तो बला का पत्थर दिल इंसान था। वो मुझे हर चीज़ दिखा रहा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या सामान रखा हुआ है। कहने लगा, मैं अक्सर ही यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए ज़रूरत का हर सामान यहाँ मौजूद है, मगर किचन की कुछ चीज़ें लानी बाकी हैं, वो मैं तुम्हें ला देता हूँ। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हारे भाइयों को भनक तक नहीं पड़ेगी कि तुम यहाँ हो। मुझे सब कुछ दिखाकर वो चला गया और मैं लॉन्ज में सोफे पर ढेर हो गई। मेरा सारा गम आंसुओं की सूरत में बाहर आ रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत की थी और पहली बार ही अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, मगर मोहब्बत भी नहीं मिली थी। मेरा दिल टूटना तो बनता ही था। रितेश के आने से पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी थी और उसके आने तक गहरी नींद भी सो चुकी थी। जब मेरी आँख खुली तो बाहर अंधेरा फैल चुका था। शायद मैं बहुत देर तक सोती रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ें आने लगीं। मैंने झाँक कर देखा तो रितेश शायद कुछ बना रहा था। वो अभी तक वापस नहीं गया था। मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, यकीनन तुम अपने दिल का गुबार हल्का कर चुकी होगी और तुम्हारा दिमाग कुछ ठंडा हो चुका होगा। तो मैं अच्छा सा डिनर खिलाता हूँ, तुम और भी ज़्यादा सुकून में आ जाओगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो बहुत आम से लहजे में मुझसे बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा, तुम अभी तक वापस नहीं गए? कहने लगा, ये मेरा अपना ही घर है, जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक तो तुम्हें मुफ्त का नौकर मिल रहा है और ऊपर से तुम उसे भगा रही हो। और मैं ना चाहते हुए भी एक तल्खी से मुस्कुरा दी थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, जाना तो मुझे चाहिए, ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम रहो यहाँ मज़े से। कहने लगा, अरे माइंड मत करो, मैं ऐसे ही हूँ, बड़ी से बड़ी बात को मामूली समझने वाला, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे इस कदर ट्रेजेडीज़ का सामना करना पड़ा कि अब कोई भी बड़ा हादसा मुझ पर असर नहीं करता। एकदम से उसका लहजा गमगीन हो गया था और मैं कुछ देर तक वहीं साकित खड़ी उसे देखती रही। मैं जानती थी कि वो किस हादसे की बात कर रहा था, क्योंकि रितेश के माँ बाप 7 साल पहले एक एयर क्रैश में एक हादसे का शिकार हो चुके थे और मौत की नींद सो चुके थे। उसने अकेले ही ये गम अपने दिल पर झेला था
उसके नज़दीक मेरा गम क्या मायने रखता था। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई और वो मेरे सामने डिनर सजाने लगा। कहने लगा, 7 साल पहले मैं भी तुम्हारे वाले फेज में था। मैंने मरने के लिए पुल पर चढ़ने का चुनाव नहीं किया था, बल्कि बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, मैं बच गया। क्योंकि जितनी ज़िंदगी मेरी लिखी हुई है उतना तो मुझे जीना ही है। और तुम्हें भी यही कहता हूँ कि जज्बात में आकर कोई भी फैसला मत करो। तुम्हारा गम मेरे गम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तुम कुछ दिनों बाद अपने प्रेम को भूल चुकी होगी और फिर अपनी माजी को याद करके एक तल्खी से मुस्कुराओगी कि मैंने किस शख्स के लिए मरने का सोचा। वक्त के साथ इंसान की सोच और भी मजबूत होती है और अतीत में बेवकूफ़ी में की गई गलतियाँ उसे हंसने पर मजबूर करती हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि 1 महीना यहाँ रहो और अपने ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे सामने बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ी सी ज़िंदगी पड़ी है। मैंने कहा, वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं उनसे ज़्यादा देर छुप नहीं सकती। उनके हाथों भी तो मुझे मरना ही है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप ही मर जाऊं। और वो कुछ पल मुझे देखता रहा। कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम जीना चाहती हो। मरने का फैसला तुमने सिर्फ अपने घर वालों के डर से किया था। वो जैसे मेरे दिल की बात समझ गया था। कहने लगा, एक तरीका है घर वालों से हमेशा के लिए फरार का। मैंने कहा, कौन सा? कहने लगा, पहले 1 महीना खुद प्लान करो कि तुम्हें आखिर करना क्या है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब ना हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ बैठो, खाओ पियो, ऐश करो। मैं 1 महीने बाद तुमसे मिलने आऊँगा और तुमसे पूछूंगा कि आगे क्या करना है। अगर तुम्हारा कोई प्लान ना हुआ तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी जिंदा रहने के लिए। और मैं बस उसे खामोशी से देखती रही, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। वो ये कहकर चला गया और मैं अपने टूटे दिल के साथ उस फ्लैट में रह गई। मैं उसकी बात पर अमल करती थी, बस खाती थी और सोती थी, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी सोचने की कोशिश करती तो एक अजियत, एक दर्द मुझे घेर लेता। मैं उस दर्द से बचना चाहती थी, इसीलिए सोच ही नहीं रही थी। और यूं ही 1 महीना गुजर गया। एक रात मैं लॉन्ज में सोफे पर बैठी नूडल्स खा रही थी और सामने टीवी की स्क्रीन को देख रही थी कि अचानक वो बिना आवाज़ किए, बिना आहट किए मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे कान के पास धीरे से फुसफुसाया, सरप्राइज। और मैं एकदम से घबरा गई। नूडल्स का प्याला मेरे हाथ से छूट गया, आधा मेज पर फैल गया और आधा फर्श पर गिर गया। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, बिना इजाज़त के घर में घुसना? क्या तुम्हें तमीज़ की किताबों में पढ़ाया नहीं गया? मैंने तंज किया और वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा। कहने लगा, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि किसी के घर में यूँ टांग पर टांग रखकर नूडल्स खाना क्या तमीज़ की किताबों में लिखा है? मैंने कहा, मैं बिना इजाज़त यहाँ नहीं बैठी हूँ, तुमने मुझे यहाँ बिठाया है अकेले सड़ने के लिए। वो बोला, तो फिर बाहर निकलो और अपनी जान हथेली पर रख लो, क्योंकि कोई भी गोली तुम्हारा सीना चीर सकती है। ये कहते हुए वो धड़ाम से मेरे बराबर सोफे पर बैठ चुका था। कहने लगा, तुम्हारे भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। वो किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कई बार उन्होंने मुझसे भी पूछा कि क्या मैं स्वीटी के बारे में कुछ जानता हूँ तो हमें बता दो, और मैंने मासूमियत से झूठ बोला। तुमने तो मुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया है। उसने आखिर में मुझसे शिकायत की और मैं डर के मारे उसे देखती रह गई। मुझे तो लगा था कि शायद मेरे भाइयों का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, मगर मैंने कहा, अब क्या होगा? वो बोला, ये तो तुम बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या पूरी उम्र इसी फ्लैट में गुजारोगी? अगर यही इरादा है तो मैं तुम्हारे नाम ये फ्लैट भी करने को तैयार हूँ। और मैं उसे घूरने लगी। मैंने कहा, इतनी दरियादली की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बोला, तुम्हारे रहन सहन से तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ नाखुश हो। उसने बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा, फिर नूडल्स के प्याले को और फिर मुझे। मैंने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अपना वक्त बिताने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। वो बोला, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो मेरे साथ लंदन चलो। और उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, ना ही मेरा तुमसे कोई संबंध है। वो बोला, दोस्ती तो है ना, और एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता चल गया है कि वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी सफाई दलील कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी नाक पूरी तरह कट चुकी है और तुमने उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है, जो कुछ ही लोग उनकी करते थे। कभी सोचना भी मत वहाँ जाने का, उसने कहा।
और मुझे यूँ मत देखो, मैं तो तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी नहीं ले जाऊँगा। मैंने लंदन जाने की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। बहुत हुआ तो तुम्हारा भी पासपोर्ट बनवा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊँगी। मगर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा था। या तो मौत को गले लगा लूँ या फिर उसके साथ चली जाऊँ। इन दोनों ऑप्शंस में मुझे उसके साथ जाना ही बेहतर लगा था। फिर उसने कहा कि इसके लिए एक शर्त है। वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोल रहा था और मैं एकदम से सहम गई। मैंने कहा कैसी शर्त? उसने कहा शादी करनी होगी मुझसे। इस तरह से तुम्हारा वीज़ा आसानी से लग जाएगा। मेरी बीवी के तौर पर जाओगी तो आसानी रहेगी। वो इतने नॉर्मल लहजे में बोल रहा था कि मैं मुंह खोले बस उसे देखती रही। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसने कहा ये कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के लिए प्यार होना ज़रूरी है? यहाँ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर शादियाँ अरेंज मैरिज ही होती हैं, और अगर लव मैरिज होती भी है तो वो भी फ्लॉप हो जाती हैं। मैंने कहा मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। उसने कहा सोचने की ज़रूरत ही क्या है। मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर मजबूर करूँगा। और तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम पर इतना मेहरबान हो रहा हूँ। वो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोला। मैंने कहा क्या वजह है इस मेहरबानी की? मेरे सवाल पर वो मेरे और भी करीब हो गया और मैं एकदम से सहम कर पीछे हट गई। उसने कहा दिल आ गया है मेरा। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती वो जोर से हंसा और कहने लगा मजाक कर रहा हूँ यार, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने राहत की सांस ली और उसकी बात मानकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो गई। हमने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर पर साइन किए मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि मुझे लगता था कि अब मेरा दिल कभी भी नहीं धड़केगा, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में इतना बड़ा धोखा जो हुआ था कि मैं किसी के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पेपरों पर साइन करने के बाद मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, क्योंकि रितेश भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे से नहीं लग रहा था कि इन पेपर्स के साथ उसकी कोई भावनात्मक जुड़ाव है। कुछ दिनों तक मैं और वो इसी फ्लैट में रहे, क्योंकि रितेश मेरे पेपर्स बनवा रहा था ताकि मैं उसके साथ लंदन जा सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले बहुत ही अचानक और जल्दबाजी में लिए थे। मेरी ज़िंदगी किसी रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी, जिस पर मैं नई मंजिलों और रास्तों के बीच भागती जा रही थी। अगली सुबह हमारी लंदन की फ़्लाइट थी। उस रात रितेश मेरे पास आकर बैठा और कहा कल से तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओगी। मैं सांस ले सकूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाइयों को ख्वाब में भी भनक नहीं लगेगी कि तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर जा रही हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने मुझ जैसी लड़की को क्यों चुना? तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। वो बोला तुम में क्या बुराई है? वैसे भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा तो क्या लंदन जाते ही तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म कर दोगे? वो मेरी आंखों में देखने लगा और कहने लगा ये तो तुम पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं तो अपनी बात से फिरने वाला नहीं हूँ। वो मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे अंदर तक एक नज़र डाल रहा हो। मुझे पहली बार उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा दिखा, कुछ ऐसा जो वो मुझसे छिपा रहा था। मैंने कहा कह दो जो कहना चाहते हो। अचानक उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और कहने लगा स्वीटी, तुमसे शादी करने से पहले जो बात मैंने कही थी वो मजाक था, और जिसे मैंने मजाक में उड़ा दिया था वो मजाक नहीं था। मैं सचमुच तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये किस तरह की फीलिंग्स हैं, मगर ये मुझे रातों को सोने नहीं देती। तुम्हारे पास होता हूँ तो तुम्हारे पास से उठने का मन नहीं करता। तुमसे दूर जाता हूँ तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं नहीं जानता प्यार क्या होता है। अगर ये प्यार होता है तो फिर मैं सर से पाँव तक इस प्यार में डूब चुका हूँ। तुम्हारे लिए ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, मगर मेरे लिए ये कुछ और ही बन चुका है, कुछ ऐसा जिसे मैं मरते दम तक निभाना चाहता हूँ। मगर तुम पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी पाबंदी नहीं है। तुम जब चाहो इस पेपर को फाड़ कर फेंक सकती हो, मगर मैं इसे कभी ख़त्म नहीं करूँगा। ये वो रितेश नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो तो न जाने कितनी परतों में छिपा एक रहस्यमयी इंसान था। उसकी इस बात का खुलासा सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। चुपचाप उसके पास से उठ गई, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत टूट फूट का शिकार थी। अभी शायद किसी भी नए रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहती थी। अगली सुबह मैंने उसके साथ लंदन की फ्लाइट ले ली। वो भी चुपचाप मेरे बगल में बैठा था, शायद मेरी अगली पहल का इंतजार कर रहा था। हमारी फ्लाइट बादलों के ऊपर उड़ रही थी।
तब मैंने उससे कहा, रितेश, जो तुम सुनना चाहते हो शायद मैं अभी ना कह सकूं, क्योंकि औरत एक बार प्यार में हार जाए तो फिर से उस मैदान में उतरने से पहले 1000 बार सोचती है। इसलिए मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी किसी की मोहब्बत पर भी भरोसा नहीं कर सकती। रितेश मेरी ओर देखकर मुस्कुराया, मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम नए देश में जाओगी तो शायद तुम्हारा दिल भी नई मोहब्बत को स्वीकार करने में जल्दी करेगा। इसीलिए मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरा हाथ थाम कर कहोगी कि रितेश, हमें इस जिंदगी के सफर में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है। उसने अपनी पकड़ मेरे हाथ पर मजबूत कर दी और जैसे मेरे दिल को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अपना सर रितेश के कंधे पर रख दिया था और एक सुकून सा मेरे अंदर तक उतर चुका था। मगर अभी फ़िलहाल मैं इस रिश्ते की शुरुआत नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लव मैरिज में बदलने के लिए वक्त देना चाहती थी। रितेश के साथ उसकी पत्नी बनकर 7 समंदर पार जाने में अब मुझे कोई भी मलाल नहीं था, बल्कि मेरे अंदर ढेरों सुकून उतर चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी स्वीटी और रितेश के नाम। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।